चलिए, तो कैसे हैं आप लोग हैं? ये सब मुझे कहना नहीं आता है। मतलब ये नहीं यूट्यूब पे पढ़ाते हैं लोग कि आइए इसमें ये पढ़ते हैं, ये जानना है, कुछ नहीं, क्या जो सिलेबस है पता ही है। आगे पढ़ो, आगे बढ़ो। कहाँ मार्कर कहाँ हो? यहाँ पे। तो हम लोग बात कर रहे थे, है ना, इस पे शायद अभी होगा ही, पृथ्वी की उत्पत्ति का इतिहास। ये दूसरा चैप्टर है आप लोग का, है ना। पृथ्वी की उत्पत्ति के इतिहास में हम लोग पृथ्वी की अभी उत्पत्ति देख रहे हैं कि पृथ्वी और सौरमंडल का उत्पत्ति कैसा हुआ है। और इसमें शुरुआती दौर में किन लोगों ने, मैंने कल बताया था कि इसमें दो दृष्टिकोण मिलते हैं। एक है धार्मिक, है ना, एक है धार्मिक दृष्टिकोण, है ना। तो धार्मिक दृष्टिकोण क्या कहता है? धार्मिक दृष्टिकोण क्या कहता है कि एक ईश्वर है, खुदा है, उसने ये सब सिस्टम बना दिया। दूसरा है आपका वैज्ञानिक। तो हम लोग, ये हमारा विषय तो है नहीं, अब हम लोग किसको पढ़ने जाएंगे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण में सबसे पहला हम तुम लोग को बताए थे कि इसमें भी दो हैं, है ना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में दो चीजें, दो शामिल हैं। कौन कौन? एक है हाइपोथेसिस, एक है थेसिस। हाइपोथेसिस में जो हम लोग पढ़ रहे थे, एजम्पशन उसमें ज्यादा होता है, मतलब मानना, कल्पना करना ज्यादा होता है। हाइपोथेसिस में कल बताए थे ना, उसमें अगर उनसे प्रमाण पूछा जाए कि इसके लिए क्या प्रमाण है आपके पास, तो प्रमाण उनके पास कुछ नहीं है। उन्होंने, जैसे दर्शन शास्त्र है, दर्शन फिलॉसफी क्या होती है, उसमें सोचना होता है कि अच्छा हम बैठे हुए हैं, ये दुनिया किसने बनाई, तो ईश्वर होगा। ईश्वर है तो कितना है, एक है कि दो है कि अनंत है, फिर ईश्वर क्या है, ये सोचा जाता है। इसमें अब जैसा व्यक्ति होगा वैसे सोचेगा, मैंने तर्क का ज्यादा भूमिका होता है इसमें। तो हाइपोथेसिस जो होता है, इसमें तर्क ज्यादा होता है, प्रयोग कम होता है। अब इसमें हम लोग कितने भाग बांट, मतलब इसको कितने हम लोग दृष्टिकोण, सॉरी, इसमें कितने चीजें हम लोग देखे थे कल? दो, है ना। याद है कौन कौन? एक जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट है। जियोसेंट्रिक मतलब, जियो मतलब पृथ्वी, है ना, सेंट्रिक मतलब सेंटर में, है ना। जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इसको देने वाला कौन है? टॉलमी। तो टॉलमी जो है, ये यूनान की, मिस्र की परंपरा का एक विद्वान रहा है। सबसे पहले मैप जो है टॉलमी ने ही बनाया था, और उसने एक ये विचारधारा दुनिया को बताया कि पृथ्वी जो है, चूंकि दिखता भी यही है, पृथ्वी तो हम लोग कैसे लगता है स्थिर है, सूरज ही घूम रहा है, तो उसको यही लगा होगा। और उसने क्या सोचा कि पृथ्वी पूरी रुकी हुई है और ये हमारी पृथ्वी है कोई, और सूर्य इसका ऐसे चक्कर लगा रहा है, इधर से इधर जा रहा है। तो इसको बोलते हैं जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। अब जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के बाद दूसरा क्या आता है? कोपरनिकस का हेलियोसेंट्रिक, है ना। तो सॉरी, हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। तो हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट में क्या था अवधारणा में? इसको देने वाले कोपरनिकस, और कोपरनिकस पे मुकदमा भी चला था, है ना। वहां के पोप ने ये इन पे मुकदमा भी चलाया था कि आप बाइबल में लिखी हुई चीजों को कैसे गलत साबित कर सकते हैं। उन पर फतवा जारी हो गया था। तो हालांकि कोपरनिकस ने जो बातें कही, इसको केपलर आगे आएगा, एक व्यक्ति का नाम है केपलर। ये सब तुम लोग को 9th में पढ़ा होगा, सब 9th के फिजिक्स में केपलर का थ्योरी थोड़ा सा पढ़ना है, कोपरनिकस का थोड़ा सा पढ़ना है। केपलर ने जो कोपरनिकस ने बातें की, उसको मैथमेटिकल रूप में प्रूफ करके दिखाया कि बात सही है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का, सन है, और इसका चक्कर पृथ्वी ऐसे घूम घूम के चक्कर लगाती है, ठीक है। ये बात कोपरनिकस ने मैथमेटिकल रूप में प्रूफ किया। ये कब की बात है? हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट कब दिया गया? 1500 लिखवाए थे, 1543 में, 1543 में। इसके बाद
एक जर्मनी का दार्शनिक था इमैनुअल कांट। उसने एक थ्योरी दिया, एक हाइपोथेसिस दिया जिसको कांट का निहारिका सिद्धांत कहते हैं। तीसरा इसमें कौन शामिल हो गया? कांट का निहारिका, पहला जियोसेंट्रिक, दूसरा हेलियोसेंट्रिक, तीसरा कांट का निहारिका अवधारणा। अब कांट का निहारिका अवधारणा क्या कहता है? अब कांट क्या है? कांट खुद एक दार्शनिक है, इसका पूरा नाम है इमैनुअल कांट। और दर्शन शास्त्र में इस व्यक्ति का बहुत ज्यादा नाम आता है। इसने तर्क शास्त्र की परंपरा को इतना आगे बढ़ाया। इसका एक सबसे फेमस जो चीज है उसको बता देता हूं। इसने कहा कि हम ये जो भौतिक चीजें हैं, हमारे आंख है, कान है, नाक है या ब्रेन है, ये भौतिक है हमारा। भौतिक मतलब जो इस जगत को देखने के लिए बनाया गया है। तो इससे जो ज्ञान हमको मिलेगा, इस चीज से जो ज्ञान हमको मिलेगा वो भौतिक वस्तुओं के बारे में मिलेगा। ईश्वर के बारे में इन चीजों से हम नहीं जान सकते। उसने ज्ञान मतलब जो आपका अनुभव है, तर्क है, उसको बैन लगा दिया उसने। ना आप इस तर्क के द्वारा ईश्वर को नहीं जान सकते। बस समझ में आ रही है? तो इमैनुअल कांट कहां के व्यक्ति थे? जर्मनी के। ठीक है, तो जर्मनी के एक दार्शनिक थे। इनका जो सिद्धांत है उसको हम बोलते हैं कांट का निहारिका सिद्धांत। अब इसको तीसरा नंबर लिखो, कांट का निहारिका सिद्धांत क्या? अब जो छोड़वाए थे तुम लोग को जगह, उसमें 3 नंबर में ऐड कर लो, क्वेश्चन के फॉर्म में एक अलग करो कि कांट का निहारिका, सॉरी इसका हेलियोसेंट्रिक अभी बाकी है ना, नहीं लिखे हो? हाँ, तो इसको पहले लिखो, 2 नंबर पहले लिखो। होलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट लिखो। लिखो, इस सिद्धांत का प्रतिपादन इस सिद्धांत के प्रतिपादक इस सिद्धांत के प्रतिपादक कोपरनिकस थे। हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट में इस सिद्धांत के प्रतिपादक कोपरनिकस थे। जहां कोपरनिकस लिखे हो ना, कोपरनिकस में ब्रैकेट में कर लेना, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक, आधुनिक खगोल शास्त्र का आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक। हो गया? इसमें लिखो, इस सिद्धांत को ना, सॉरी ऐसे लिखना, रुक जाओ। हाँ, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा को उन्होंने 1543 में प्रस्तुत किया। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा को उन्होंने 1543 में प्रस्तुत किया। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा को उन्होंने 1543 में प्रस्तुत किया। 1543 में प्रस्तुत किया। हाँ, इसके अनुसार पृथ्वी के ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। हालांकि यह भी बात क्या है? गलत है। ब्रह्मांड के केंद्र में, इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। हो गया?
पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है, तथा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तथा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तथा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अब देखो, एक लंबे समय तक जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट चला था टॉलमी का, और 1543 ईस्वी में आकर के इसने इसको चैलेंज किया। अब इससे क्या हुआ कि पूरा दुनिया को, मैंने पूरी जो यूरोप थी उसको सोचने समझने का तरीका ही बदल गया। अरे ठीक है, अधिकांश लोग इसे मतलब नाराज थे, लेकिन जिन लोगों को थोड़ा समाज में सोचना होता है, दार्शनिक हैं या वैज्ञानिक हैं, उनका दिमाग तो थोड़ा सा फिरा कि भाई इनका ये कहना है कि सेंटर में सूर्य है और पृथ्वी चक्कर लगाती है। दिखता तो ये है कि सूर्य ऐसे घूम रहा है, पृथ्वी तो हमारी रुकी हुई है। खैर, तो इस अवधारणा ने भूगोल के अध्ययन में या ब्रह्मांड के अध्ययन में एक और नई अध्याय जोड़ दी। इससे पूरी दुनिया के लोगों को, मतलब पूरी दुनिया क्या, यूरोप के लोगों को उस समय बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित किया। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा सिद्धांत आता है किसका? कांट का। तो तीसरा लिखो, कांट का निहारिका सिद्धांत क्या है, और उसमें जो जगह छोड़े थे तुम लोग कल, उसमें लिख लेना। यहां पे जैसे चल रहा है इसको चलना दे। अभी 2-3 और थ्योरी है इसमें, तो इतना जगह होना चाहिए कि लिख सको। और एक अलग से क्वेश्चन करो, कांट का निहारिका अवधारणा क्या है? इसको अवधारणा या परिकल्पना भी कहते हैं ना। हाइपोथेसिस को क्या बोलते हैं? परिकल्पना। इसको परिकल्पना भी लिख सकते हो, हाइपोथेसिस, निहारिका, परिकल्पना। एग्जाम में ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन आए तो इससे ये मतलब क्या बोलते हैं, हड़बड़ा। चूंकि तुम लोग क्या इसी में देखे हैं एनसीईआरटी बुक में, ये बस 1-2 लाइन में इसका चर्चा किया। पढ़ रहे हो ना तुम लोग? नहीं पढ़ रहे हो? बुक जो है एनसीईआरटी बुक अब पढ़ना शुरू करो, अब समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो कांट का निहारिका परिकल्पना जो है ये क्या कहता है, इसको थोड़ा सा जानते हैं। इसको नेब्यूलर हाइपोथेसिस बोलते हैं इंग्लिश में, नेब्यूलर हाइपोथेसिस, ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं। अब कांट महोदय क्या कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा देखो। इनका कहना यह है कि, मल्टी कर लेते हैं ना, इनका कहना यह है कांट साहब का कि सबसे पहले इन्होंने कुछ कंजम्पशन माने एजम्पशन लिया। इन्होंने अपना एक कुछ मान्यता पहले से ले लिया। इनकी मान्यता क्या है भाई? अब मान्यता में जैसे अब कह सकते हो कि मैं ऐसा मानता हूं, मैं ऐसा मानता हूं कि ये पेन नहीं बल्कि मोबाइल है। अब मेरी मान्यता है, अब लोग कहेगा तुम पागल हैं, है ना। तो मान्यता पर दर्शन शास्त्र में कि इनका एजम्पशन कुछ लेकर के इन्होंने पहले से ही मान लिया कि अच्छा ऐसा रहा है, फिर ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं। बात समझ में आ रही है? तो इनका पहला मान्यता क्या है कि एक धूल कणों का बहुत बड़ा बादल था। धूल कणों का बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा का मतलब ये समझ लो कि तुम लोग कई प्रकाश वर्ष दूर, मतलब ये बादल जो इतना छोटा छोटा दिखता नहीं, माने समझो कि ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर इतना बड़ा बादल, ऐसे कई प्रकाश वर्ष दूर, कई अरब खरब किलोमीटर दूर। तो धूल कणों का बहुत बड़ा इन्होंने माना कि बादल था, और इस बादल को हम लोग क्या बोलते हैं? निहारिका। ज्योग्राफी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? धूल कणों के बादल को हम लोग क्या बोलते हैं? निहारिका। अभी फिगर भी दिखा रहे हैं। तो अब इन्होंने पहले मान लिया कि अच्छा ऐसा था। अगर इनसे विद्वानों ने पूछा भाई कहां से था, ये आया कहां से, अब तो ये मत पूछो आया कहां से, लेकिन था। हम लोग पृथ्वी के ब्रह्मांड की उत्पत्ति की चर्चा कर रहे हैं, तो इनसे पूछा गया कि भाई ये
था कैसे? तो उन्होंने कहा कि ये हम नहीं जानते कैसे था, लेकिन था, और इसी से पृथ्वी का हमारा पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। दूसरी बात इन्होंने कहा कि ये जो निहारिका था, बहुत बड़ा बादल जो था, ये ठंडा था, ठीक है, ठंडा था। दूसरा, गतिहीन था, मतलब इसमें कोई गति नहीं था, मोशन नहीं था, मतलब चलता नहीं था, रुका हुआ था। तीसरी बात इन्होंने कहा कि इसमें जो कण थे, इस बादल में जो कण थे, कण मतलब जो धूल कण थे, तुम लोग जानते हो एक ग्रेविटेशन का रूल्स पढ़ा होगा न्यूटन का। न्यूटन का ग्रेविटेशन का रूल है कि G इज इक्वल टू m1 m2 बटा r स्क्वायर। ये पढ़ा है सब, एक कांस्टेंट होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी दो पिंडों में जिनमें द्रव्यमान हो लगता है, ठीक है। माने एक पिंड, पिंड का मतलब कोई भी वस्तु, ये वस्तु है, इसमें द्रव्यमान है, वजन है इसका, मुझ में द्रव्यमान है, हम एक दूसरे पे गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हैं, लेकिन एक बल लगा रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के द्वारा जो खींचा गया बल है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। जो है, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसको क्या बोलते हैं? तुम लोग पढ़ा होगा कि न्यूटन बैठे थे बाग में, सेब गिरा तो उन्होंने नीचे सोचा कि सेब ही क्यों नीचे गिरा, 9th में पढ़ा होगा सब। तो उसमें उन्होंने ग्रेविटेशन का खोज किया कि पृथ्वी में एक बल है, ग्रेविटेशन फोर्स है, जो किसी वस्तु को अपने तरफ खींचती है। तो यह बल गुरुत्वाकर्षण केवल पृथ्वी में ही नहीं है, बल्कि विश्व के हर पिंडों में, एक छोटा से छोटा कण से लेकर एक बड़े से बड़े सूर्य और तारे में भी होता है। समझ में आ रही है बात? तो कोई भी, अब जैसे ये मान लेते हैं पृथ्वी है और ये मान लेते हैं चंद्रमा है, मून, तो ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, और ये जो एक दूसरे को खींच रहे हैं, इसका मास मान लेते हैं m1 है और इसका मास मान लेते हैं m2 है। तो ग्रेविटेशन जो है m1 इंटू m2, आप लोग पढ़े होंगे कि G जो है इन दोनों के समानुपाती होता है। जितना इनका ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही बल ज्यादा लगेगा, और जितना कम होगा, समानुपाती का मतलब समझाए थे ना उस दिन, समानुपाती का मतलब G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू, इसका मतलब क्या है कि ये बढ़ेगा तो ये भी, अगर मान लो ये 10 किलो का है और ये 5 किलो का है, ठीक है, और एक लेते हैं जो 50 किलो का है, 50 केजी, और एक वस्तु को लेते हैं जहां 100 केजी का है, तो ये दोनों में किस में ग्रेविटेशन ज्यादा लगेगा, गुरुत्वाकर्षण ज्यादा लगेगा? इसमें। इनका मास जब बढ़ा, इनका द्रव्यमान जब बढ़ा, तो जी भी ओवरऑल समझ में आ रहा ना कि कोई भी दो पिंड एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? और ये आर क्या है? इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर। अगर दूरी बड़ा होगा तो ग्रेविटेशन कम लगेगा, और दूरी अगर छोटा होगा तो गुरुत्वाकर्षण, ये उल्टा है ना, अगर ये बड़ा होगा तो ये कम लगेगा, अगर ये दूरी छोटा होगा तो ग्रेविटेशन ज्यादा लगेगा। ये उल्टा और सीधा संबंध समझते चलना। एक और एग्जांपल लेते हैं, आखिर ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? मैंने इसका एग्जांपल हम अक्सर ये देते हैं कि ये मजाक है। तो इस समय न्यूटन ने एक थ्योरी ये दिया था ग्रेविटेशन का, कि किसी भी दो पिंडों में क्या लगता है, एक खिंचाव माने आकर्षण बल उत्पन्न होता है, जिसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं। और इसी का उपयोग करके इन्होंने, इमैनुअल कांट ने ये कहा कि ये धूल कणों के जो बादल थे, इन कणों में कुछ समय के बाद क्या हुआ, आकर्षण, कणों में आकर्षण होना शुरू हुआ। आकर्षण का मतलब ये एक दूसरे की ओर खींचे। अब एक दूसरे की ओर खींचना शुरू हुए, आकर्षण हुआ, तो इससे क्या होगा कि एक दूसरे में टकराएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है कि ये धूल कण के बादल हैं, ठंडे हैं, गतिहीन हैं। अब दूसरा गतिहीन है
तो इसके बाद इन्होंने कहा कि ग्रेविटेशन के रूल के हिसाब से कि कोई भी दो पिंड एक दूसरे को आपस की ओर खींचते हैं, तो इन धूल कणों के बादल, ये धूल जो कण है ये आपस में भी खींचना शुरू हुए। जब खींचना शुरू हुए तो उनमें, जब ये मान लो कि ऐसे टक्कर होगा, तो टक्कर होगा मैंने एक दूसरे की ओर आएंगे तो टकराएंगे, और जब टकराएंगे टक्कर होगा तो इनमें घर्षण, घर्षण समझते हो, फ्रिक्शन, टक्कर होता है तो क्या होता है, ये घर्षण है। ऐसे अगर घर्षण मतलब रगड़, तो ऐसे अगर रगड़ते हो तो हाथ क्या होता है, गर्म होता है। तो इस घर्षण के कारण इनमें गर्मी पैदा हुई, यानी कि धूल कण के बादल कैसे होने शुरू हुए, गर्म होना शुरू। इतनी बात क्लियर है बाकी सब ठीक है तुम्हारा हाल? हाँ, तो अरे है कुछ नहीं, बस एजम्पशन करना है। इनके जैसा हम लोग भी एजम्पशन कर लेते हैं। इनका मानना है कि बहुत बड़े धूल कण के बादल हैं, इसको निहारिका इन्होंने कहा। ये ठंडा है, गतिहीन है ना, और ठोस भी है, ध्यान रखना। ये कैसा है, ठोस भी है। और इसके बाद इनके कणों में क्या हुआ, ग्रेविटेशन के कारण आकर्षण, खिंचाव शुरू हुआ। और जब खिंचाव शुरू होगा तो टक्कर होगा, टक्कर होगा तो घर्षण होगा, घर्षण से गर्मी पैदा होती है। अब पूरा का पूरा बादल जो है ये पूरा गर्म होना शुरू हुआ। बात समझ में आ रही है? अब ये इनका थ्योरी है, और ये गर्म होकर के कैसा करने लगा, जो गतिहीन था गर्म होकर के गर्म निहारिका गति करने लगा। गर्म निहारिका क्या करने लगा, गति करने लगा। अब इस गति के कारण, जब ये गति जब करना, ऐसे राउंड करना, मैंने घूमना शुरू हुआ, तो इस गति के कारण ही पूरे हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ। अब तुम लोग सौर मंडल में पता ना पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कि सौर मंडल में हमारा सूर्य क्या है, सन केंद्र में है, और सबसे पहला ग्रह कौन सा है, बुध, दूसरा मरकरी, दूसरा कौन सा है, शुक्र, तीसरा पृथ्वी। ये सब आगे हम पढ़ेंगे, चिंता मत नहीं करना है। चौथा पृथ्वी के बाद एक एक दिन याद करके याद कर लो कि बुध, बुध के बाद बीफे छोड़ के सुख, सुख के बाद शनिचर छोड़ के आतवार, आतवार पे छुट्टी, पृथ्वी पे हमारी छुट्टी होती है। पृथ्वी के बाद, आतवार के बाद सोमवार छोड़ के क्या होता है, मंगल, है ना। मंगल के बाद, मंगल के बाद क्या आता है, बुध, बुध छोड़ करके फिर कौन सा, बृहस्पति, बृहस्पति, है ना। अब बृहस्पति के बाद फिर शुक्र आता है, शुक्र छोड़ के शनिचर, शनिचर समझ रहे हो, शनिवार, शनि ग्रह। और शनि ग्रह के बाद दो गो गांव के भाई हैं, अरुणवा वरुणवा। ये दोनों क्या है, एक ग्रह है अरुण और दूसरा है वरुण। इंग्लिश में इस सब का नाम, एक है मरकरी, बुध को मरकरी बोलते हैं, बुध के बाद शुक्र, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, ये याद हुआ। कितने ग्रह हैं इसमें टोटल, 8। बुध पहला, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां अरुण और आठवां वरुण। ठीक है, ठीक है। ये आठों को हम लोग क्या बोलते हैं, सौर मंडल। सूर्य और इसके जो 8 ग्रह हैं, इसको पूरा को हम लोग क्या बोलते हैं, सौर मंडल। और उसमें हम लोग इस पर हैं, पृथ्वी पर हैं, बाकी और भी ग्रह हैं। और इन सभी ग्रहों में जीवन किस पे है, पृथ्वी पर है। तो इसी का हम लोग पढ़ाई करें कि आखिर क्यों पृथ्वी पर ही जीवन क्यों आया। तो फिर पृथ्वी पर जीवन आया तो सबसे पहले बना कैसे, तो बना कैसे, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं। समझ में आ रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, आगे सब ऊपर से जा रहा है, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि गर्म निहारिका में गति होने लगा। गति क्यों होगा, इनसे पूछा गया। तो पहले तो आपने कहा कि गतिहीन है, अब कह रहे हैं गति होगा। आपने कहा कि ठंडा है, फिर कह रहे हैं आप गर्म होगा। पहले आपने कहा कि क्या बोलते हैं, धूल कणों के बादल हैं,
इन धूल कणों के बादल में आकर्षण कब होना शुरू हुआ? पहले से क्या ये रुके हुए थे कि जब न्यूटन साहब ग्रेविटेशन खोज लेंगे तब हम टकराएंगे? पहले ही टक्कर क्यों नहीं हुआ? ये समझ में आ रही है? तो ये इनकी कुछ कमियां हो जाएंगी, आलोचना हो जाएगा इसमें कि आपने ये जो सिद्धांत दिया, अब देख रहे हो, और यही धार्मिक अगर सिद्धांत होता तो प्रश्नों नहीं खड़ा कर सकते थे आप। समझ में आ रही है? अब धार्मिक ग्रंथ में अगर यही बात लिखी होती तो आप उस पर प्रश्न ही नहीं कर सकते थे। लोगों की मान्यता की बात हो जाएगी, भाई उनका वही विश्वास है, किसी के बिलीफ पे आप प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते। लेकिन ये साइंस है कि आपने ये जो बात कहा इसका प्रमाण क्या है, तर्क क्या है। तो आप यहीं पे गलत साबित होना शुरू हो गए। समझ में आ रहा है ना कि आप कह रहे हैं कि ठंडा था, फिर आप कह रहे हैं कि अच्छा टक्कर होने के बाद गर्म होने लगा। पहले आप कह रहे हैं गतिहीन है ये निहारिका, और गतिहीन होने के बाद फिर आप कह रहे हैं कि ये इसमें गति भी पैदा होने शुरू हो गए। और जब ये गति करने लगा तो पांचवा जो पॉइंट है इसमें, पांचवा पॉइंट, अब मान लो ये ऐसे गति कर रहा, रोटेट कर रहा, तो इन्होंने कहा कि अब गति करने के कारण दो चीजें होती हैं। थोड़ा सा ये फिजिक्स से जुड़ा हुआ ज्यादा पार्ट है, ठीक है। कोई भी वस्तु जब वृत्तीय गति करता है, वृत्तीय गति तुम लोग पढ़ा होगा, सर्कुलर मोशन, जैसे मौत कुआं, मेरी दादी थी कहती थी मौत कुआं, ठीक है। मौत कुआं का मतलब बीच वैसे राउंड राउंड घूमते हैं। अच्छा, कभी पत्थर एक बांध कर कैसे नचाए हो, या बच्चे नचाते होंगे तो देखा होगा सब, ऐसे पत्थर नचाते हैं। तो कोई भी वृत्तीय गति जब होती है तो उसमें दो प्रकार के बल लगते हैं। एक बल लगता है, मान लो ये वस्तु हो गया, एक बल लगता है केंद्र की ओर और एक बल लगता है उसको बाहर की ओर। क्लियर है? किसी वृत्तीय गति में एक बल लगता है केंद्र की ओर और दूसरा बल लगता है बाहर की ओर। तो जो केंद्र की ओर बल लगता है उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल? अभिकेंद्रीय बल। केंद्रीय में ऐसे रहेगा ना, गलती लिखा हूं, अभिकेंद्रीय बल, इंग्लिश में सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो केंद्र के बाहर की ओर एक बल लगता है उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल। इन सब चीजों को कहीं कहीं नोट करते चलना, ये चीजें और चीजों को समझने में सहायक हैं। समझ में आ रही है बात? तो मैंने क्या बताया कि जब निहारिका क्या हुआ, गर्म होकर नाचने लगा, तो नाचने पर जब ये सर्कुलर मोशन करेगा तो इसमें दो प्रकार के बल लगेंगे। एक है केंद्र की ओर जो बल लगेगा उसको क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल। और केंद्र से बाहर जो बल लगेगा उसको क्या बोलते हैं? तो अब क्या होता है कि जब कोई वस्तु नीचे हर इधर गति करती है तो एक बल इधर खींचता है, एक बल इधर खींचता है। तो अच्छा, कभी मोड़ पर तुम लोग देखा होगा कि कहीं अगर मोड़ है उस पर मोटरसाइकिल वाला क्या होता है कि छिटा जाता है, माने गिर जाता है। कारण क्या है कि अब वो ऐसे मुड़ा रहा था, ऐसे मुड़ा रहा था, तो मुड़ा रहा था तो उसको सेंटर की ओर भी बल लग रहा है और बाहर की ओर भी बल लग रहा है, तो बाहर वाला बल ज्यादा हो जाता है। तो उसको मुड़ाना चाहिए, बस बाहर वाला बल ज्यादा होता है तो वो छिटा जाता है। ये यानी कि अपकेंद्रीय बल क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। अगर अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, क्लियर है? अगर ये ज्यादा होगा तो वस्तु इधर खींच जाएगी, और अगर ये ज्यादा होगा तो वस्तु, ये दोनों बराबर होते हैं। अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय दोनों बल क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और इनकी दिशा भी विपरीत होती है। अब जितना बल से कोई इधर खींच रहा है उतना ही बल से कोई इधर खींच रहा है, तो वस्तु बीच में रहेगी। समझ में आ रहा है ना कि इधर से 3 आदमी तुमको खींचा हुआ और उधर से भी 3 आदमी खींचा हुआ, तो वस्तु किधर जाओगे? बीच में रहेगी, ठीक है। और उसमें अगर कोनो मोटा मोटा इधर हो गया, उधर थोड़ा पतला पतला हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अगर अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल का मान ज्यादा हो जाए तो वस्तु इधर न जा करके ऐसे चली जाएगी। तो इनका कहना कांट साहब का यही है। कांट जो है ये कह रहे हैं कि गर्म निहारिका जब गति करने लगा, जब सर्कुलर मोशन करने लगा, तो उसमें अपकेंद्रीय बल बढ़ गया। तो अपकेंद्रीय बल अगर बढ़ गया,
ठीक है। अब केंद्रीय बल अगर बढ़ गया तो इसी के द्वारा, अब जैसे मान लो ये ऐसे नाच रहा है, ऐसे नाच रहा है, ऐसे नाच रहा है, ऐसे आओ, तो इसमें ऐसे करके ऐसे कितने 8 ग्रह बन गए ऐसे, और ये जो बादल अलग हुए ये सभी ने एक ग्रह का निर्माण कर लिया। ये मेरी बात समझ में आ रही है? आगे सब ऊपर, ये पूरा इनका थ्योरी है कि इन्होंने बताया कि सौर मंडल कैसे बना है, कि निहारिका ही है, धूल कणों के बहुत बड़े बड़े बादल थे, माने विशाल बादल थे जिसका कई माने प्रकाश वर्ष में वो पूरा फैले हुए थे, वो ठंडा गतिहीन और ठोस थे। उसके बाद उनके कणों में गुरुत्वाकर्षण के कारण एक खिंचाव हुआ, अट्रैक्शन हुआ, उस आकर्षण के कारण टक्कर होना शुरू हुआ, टक्कर से घर्षण बढ़ा, घर्षण से वो चीजें गर्म हुई और गर्म होकर के गति करने लगी, और जब गति करने लगी तो इसमें इतना ज्यादा गति हुआ कि अब केंद्रीय बल ज्यादा हो गया। अब केंद्रीय बल ज्यादा होने से इसमें से पदार्थ निकल करके बाहर आना शुरू हुए, और बाहर आकर के इन्होंने किस चीज का निर्माण किया? 9 ग्रहों का निर्माण किया। 8 है, एक लास्ट ग्रह है प्लूटो जिसको आज खत्म कर दिया गया, लेकिन पहले लोग मानते थे कि वो भी ग्रह है, ठीक है। तो पहले लोग कितना मानते थे, कितने ग्रह हैं? 9, लेकिन अभी वैज्ञानिकों ने 9वें ग्रह को, 9वां ग्रह है प्लूटो, तो इसको वैज्ञानिकों ने हटा दिया, ग्रह की एक ग्रह नहीं रहा है, लेकिन इन्होंने बताया, चूंकि उस समय 9 माना जाता था, तो इन्होंने बताया कि 9 ऐसे निहारिका में से 9 ऐसे ग्रह बने। क्यों बने? अब केंद्रीय बल ज्यादा हो गया, तो इसमें से पदार्थ निकल करके बाहर आने लगे। अब इनसे कोई पूछे कि 9वें को क्यों बना, 10 को कहे नहीं बना, 5 को कहे नहीं बना, इनके पास इसका कोई उत्तर, और जो बचा हुआ, इसका बचा हुआ भाग है वो आज सन है। तो इन्होंने एक हाइपोथेसिस लेकर के, सोच करके एक व्याख्या करने का प्रयास किया, लेकिन ये व्याख्या इनका गलत है, तर्क नहीं सही है, इनमें कुछ अपनी इनकी मान्यता है, एजम्पशन है कि हम ऐसा मान करके चलते हैं कि एक धूल कणों का बादल रहा था। भाई ये कहां से आया? धूल कण का बादल कहां से आया? हम तो वहीं से शुरुआत करना चाहते कि ब्रह्मांड आया कहां से। बात समझ में आ रही है? चलिए अब इसको थोड़ा लिख लीजिए और थोड़ा निहारिका का फिगर हम आपको दिखा देते हैं। नेबुलर हाइपोथेसिस, यहां पे देखो, ये दिख रहा है? ये हटेगा नहीं क्या हो? हाँ। अब ये क्या है दिख रहा है? ये धूल कणों के बादल, ये क्या है? नेबुला है। इसी को इन्होंने क्या कहा? नेबुला। और नेबुला से फिर क्या बना? ये जो प्रोटोसन लिख रहा है, माने ये धीरे धीरे गर्म होकर, टक्कर होने के बाद गर्म होकर के क्या होना? राउंड नाचना शुरू हुआ। अब नाचना शुरू हुआ तो इसमें एक्सेलरेशन जब हुआ तो ये धीरे धीरे ऐसे बनना शुरू हुआ। अब इसमें दिख रहा है कि अलग अलग लेयर बन रहे हैं, और बाद में ये धीरे धीरे और विकसित होकर क्या बना लिए? ऐसा। और यही धीरे धीरे लास्ट में ये ग्रह नक्षत्र, यहां पे सूर्य होगा, ये सब ये अलग अलग ग्रह हैं, ये अलग अलग सर्किल में। समझ में आ रहा? तो अब इनसे अगर पूछा जाए कि ये 8 को 9 को राउंड का है बना, 10 को कहा नहीं बना, 12 को कहा नहीं बना, तो इनके पास कोई उत्तर उसका, तो ये आलोचना हो जाएगी उनकी। तो खैर इतना डीप हम लोग को जाना नहीं है, जितना पढ़ना है, जितना सिलेबस है उतना ही। अब बीए में जाओगे तो अगर बीए में तुम लोग ग्रेजुएशन अगर हिस्ट्री क्या बोलते हैं ज्योग्राफी से करना पड़ गया, ये सारी चीजें डिटेल से पढ़नी, और ज्यादा डिटेल से, इनका कमी क्या है, इनका दोष क्या है, ये सब चीजें लिखो। तो समझ में कुछ आ रहा है? समझ में कुछ आ रहा है ना? ब्रह्मांड कैसे बना आपका?
क्या लिखा है? हाँ लिखो। हाँ, कांट, इमैनुअल कांट, इमैनुअल कांट इमैनुअल कांट एक प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक थे। इमैनुअल कांट एक प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक थे। ये तो पूरा पढ़ाई वो व्यर्थ हो गया। एक बार और रिपीट कर दें क्या इसको? अब पता नहीं कब से ऑफ हुआ है, आगे चालू नहीं किए थे। गजब हाल है। अच्छा, इसको 2 पार्ट में कर लिया, थोड़ा चेक कर लूँ।